नमस्कार, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे शो स्वास्थ्य संजीवनी में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम हर बार आते हैं, हर हफ्ते आते हैं मंगलवार को और किसी नए रोग पे चर्चा करते हैं। पर आज आज जो चर्चा होगी, जो डिस्कशन होगी वो अलग है, क्योंकि आज हम किसी रोग के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे चमत्कारिक अनाज के बारे में। जी, मैंने कहा चमत्कारिक अनाज, क्योंकि उनके नियमित सेवन से आम तौर पे जो आजकल देखी जाती है बीमारियां, डायबिटीज, किडनी की तकलीफ, लीवर की तकलीफ, पेट की तकलीफ, ट्यूमर, कैंसर जैसी बीमारियों से रियायत मिलती है। जी हाँ, अगर हम इस चमत्कारिक अनाज का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो हम ऐसी घातक बीमारियों से जो लोगों में आजकल आम पाई जाती हैं, बड़ी आसानी से बच जाते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ सिरी मिलेट्स के बारे में, जिसके नियमित सेवन से हमें खूब खूब फायदे मिलते हैं। आज हम चर्चा करेंगे सिरिधान्य मिलेट्स के बारे में डॉक्टर अतुल के साथ। वैसे तो हमारी पहले की चर्चाओं में भी डॉक्टर अतुल ने सिरिधान्य मिलेट्स का बहुत बार जिक्र किया है, पर आज का ये एपिसोड विशेष, हमारा स्पेशल जो डेडिकेटेड है वो सिरिधान्य मिलेट्स को लेकर है। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी चर्चा और विस्तार से जानेंगे डॉक्टर अतुल से सिरिधान्य मिलेट्स आखिर है क्या, कैसे इनका उपयोग करना है, किस तरह का फायदा ये हमारे शरीर में पहुंचाते हैं और क्या इनका कोई नुकसान भी है। जी, मगर चर्चा शुरू करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई आपसे अगर कहे कि आप जो आम तौर पे दैनिक आहार लेते हैं, जो रेगुलर डाइट लेते हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया या कोई प्रोसेस्ड फूड हो गया, क्या आप जानते हैं कि हमारी ये दैनिक आहार ही मैक्सिमम ज्यादातर हमारी बीमारियों का कारण है। जी, अगर ये आपसे कोई प्रश्न पूछे तो एक बार तो आप भी विचार करेंगे कि भाई गेहूं और चावल खाने से कैसे मैं बीमार पड़ सकता हूं। तो इसी बात का उत्तर आज हम जानेंगे डॉक्टर अतुल से कि कैसे गेहूं चावल ज्यादा मात्रा में खाने से या एबनॉर्मल मात्रा में खाने से हम घातक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, और कैसे इसी गेहूं चावल प्रोसेस्ड फूड को, पैक्ड फूड को अगर हम सिरिधान्य मिलेट से रिप्लेस कर दें, यानी इस गेहूं चावल प्रोसेस्ड पैक्ड फूड के बदले अगर हम अपनी डाइट में, दैनिक आहार में सिरिधान्य मिलेट्स का उपयोग करें तो हमें कितने फायदे होते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और स्वागत करते हैं हमारे विश्वसनीय डॉक्टर अतुल जी का। नमस्कार डॉक्टर साहब। सभी जी नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और एक बार फिर से हमारे ये स्वास्थ्य संजीवनी के एपिसोड में हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं। जैसे आपने बताया कि ये एपिसोड कोई किसी बीमारी के लिए चर्चा का विषय नहीं है। ये आज जी कुछ जो बीमारी ना हो, कुछ उसके बारे में, जैसे आपने बताया, कुछ जैसे अभी अनाज जैसे हमें के बारे में, जैसे हमने चमत्कारिक अनाज है उसको सिरिधान्य बोलते हैं, जो सिरिधान्य के ऊपर हमने आज ये एपिसोड रखा है, ये आज का आपने कार्यक्रम रखा है। तो चलो जी पहले समझते हैं कि एक्चुअली मिलेट्स क्या होते हैं। देखो, जी ये मैं आज से 100 150 साल पहले की बात करूँगा। उस समय में बिल्कुल हमारे, अगर बात कोई अगर बुजुर्ग सुनता हो तो ज़रूर समझेगा उस बात को तुरंत, क्योंकि उस ज़माने में प्रतिदिन मतलब घर का अनाज ये नहीं था जो हम आज खा रहे हैं। जो हमने परंपरा जो हमें बनाए रखी है आजकल, वो ये परंपरा पहले ज़माने 100 150 साल पहले नहीं थी। उस वक़्त कैसा था कि अलग-अलग जगहों का अलग-अलग हुआ करता था हमारी भोजन प्रथा। वो कल्चरल एक भोजन हुआ करता था। तो उसमें लगभग कुछ-कुछ ऐसे अनाज थे जिसको हमें तृणधान्य कहते हैं। तृणधान्य मतलब जैसे कि आपने घास से, तृण मतलब घास,
घास से बना हुआ ये अनाज होता है। तो ये सिरिधान्य मतलब ये एक्चुअली मैं बताऊँ ये जो नाम है सिरिधान्य, ये रखा है डॉक्टर खादर वली जो साउथ के एक समझ लो एक उनको मिलेट मैन कहा जाता है भारत का। तो उन्होंने इस पाँचों मिलेट्स को इस पूरी तरह से स्टडी करके उसमें कितने फाइबर्स, कितने कार्बोहाइड्रेट्स, कितने सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, फास्फोरस, कैल्शियम वगैरह सारा उन्होंने सारा विस्तारित किया हुआ है इस बारे में। तो वो हमें हमें भारत के मिलेट मैन कह सकते हैं उनको। तो उन्होंने इसका नामकरण किया है जिसको पहले सिरिधान्य के अंदर इनको इंक्लूड किया गया है ये 5 मिलेट्स को। इनको पॉजिटिव मिलेट्स भी कहते हैं। पॉजिटिव मतलब ये शरीर में केवल अनाज का ही काम नहीं हम मतलब हमारे केवल खाकर खाकर हमें केवल शक्ति ये देने का ही काम नहीं करता बल्कि एक एक तरह का ट्रीटमेंट का भी काम करता है। एक तरह का ट्रीटमेंट भी है। कुछ इसको पॉजिटिव मिलेट्स कहेंगे, कुछ न्यूट्रल मिलेट्स कहेंगे। न्यूट्रल मिलेट्स मतलब कैसे कि जो हमें अनाज के रूप में तो शरीर में हम खाएँगे, एक भोजन के रूप में खाएँगे, हमें शक्ति देंगे, पर वो क्यूरेटिव मतलब वो ट्रीटमेंट के तौर पे हम उसका उपयोग नहीं कर पाएँगे। वो होते हैं न्यूट्रल मिलेट्स। तो मैं बताऊँगा कि न्यूट्रल मिलेट्स कौन से होते हैं। तो ये पॉजिटिव मिलेट्स, सिरिधान्य को हम कहेंगे, 5 मिलेट जो है और दूसरे होते हैं न्यूट्रल मिलेट्स। और जो ये 2 चीज़ जो है हमारे घर में आजकल जो हम परंपरागत खाते हैं गेहूँ, चावल, इनको तो मतलब उनको उन्हें नाम ऐसा कुछ ख़ास नहीं दिया है पर उनको उन्होंने बल्कि एक डिसीज़ प्रोड्यूसिंग ऐसा भी उन्होंने कहा हुआ है। ख़ैर जो पॉज़िटिव मिलेट्स है ये 5 प्रकार के मिलेट्स होते हैं पॉज़िटिव मिलेट्स जैसे फॉक्सटेल मिलेट, बर्नैर्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट और कोडो मिलेट। ये 5 प्रकार के मिलेट्स होते हैं जो छोटे-छोटे दानों का हम कहेंगे कि चावल, छोटे दानों का चावल। अ, आजकल कई लोग इसका सेवन शुरू किए हैं। मैंने जैसे बहन जी ने बताया कि हम इससे पहले भी कई एपिसोड्स में हमने डिस्प्ले भी किया था स्क्रीन पर कि इससे ये मिलेट ऐसा दिखता है, ये मिलेट ऐसा दिखता है। क्योंकि मिलेट्स में अलग-अलग मिलेट्स के जो फाइबर्स हैं, अभी हम डिटेल जानेंगे, मैं एक-एक मिलेट के बारे में आपको बताऊँगा कि किसमें कैसे फाइबर्स होते हैं और क्या होता है, इस तरह से। तो कुल मिला के इसके अंदर जो प्राकृतिक फाइबर्स है, प्राकृतिक रेशा है, जिसको हम फाइबर्स कहते हैं, वो इसका सबसे ज़रूरी पार्ट होता है, जो हमें शरीर में बीमारी ठीक करने के लिए जो काम आता है। तो ये जो तृणधान्य है, ये हमारे संस्कृति का परंपरागत एक अनाज था। इसका वर्णन कई जगह मैंने देखा कि आयुर्वेद में भी सावां, कोदरी इसका वर्णन आयुर्वेद में भी है। और भी जैसे कांगनी मकरा जैसे मैं अभी जो पहले इंग्लिश नाम बताया था उसी का मैं हिंदी नाम एक-एक आपको मैं हिंदी और इंग्लिश में बताऊँगा। तो ये वर्णन हमारे शास्त्र में भी पहले था। तो ये हमारा पहले परंपरागत भोजन था पर जैसे अंग्रेज़ लोग आए हमारे ऊपर हमारे देश पर राज्य किया, उन्होंने इस चीज़ का प्रचलन करके कम करके जैसे हमें गेहूँ और चावल का हमें मतलब उसका प्रोडक्शन शुरू हुआ लोगों में। पहले गेहूँ, चावल बहुत कम मात्रा में हुआ करता था, जहाँ बहुत ज़्यादा जलीय पदार्थ मतलब ज़्यादा जल होता था, वहाँ थोड़ा बहुत होता था और ज़्यादातर ये जो तृणधान्य हुआ करते थे, सिरिधान्य, यही सबसे ज़्यादा हुआ करते थे क्योंकि इनको पानी की मात्रा बहुत कम लगती है। तो चलिए अभी मैं सबको समझा लेते हैं कि सिरिधान्य एक्चुअली ये पकता कैसे है और कौन से राज्यों में और कहाँ-कहाँ होता है। अभी देखना ये सिरिधान्य जैसे आपने शुरुआत में बताया कि ये है एक तृणधान्य। तृणधान्य मतलब ये है एक घास से आया हुआ अनाज। जैसे कि जिस जगह पर कम से कम बरसात होती हो या जहाँ पर एकदम ऐसे पानी ठहरने की जहाँ जगह नहीं हो, वहाँ पर ये बहुत आसानी से आते हैं। बहुत क्योंकि इसको ज़्यादा पानी नहीं लगता। जैसे 3 अगर बरसात लग जाए, 3 अगर बरसात का पानी उनको मिल जाए तो पूरा धान तैयार हो जाता है, इतने में 3 बार का पानी में। और उसके मुकाबले अगर हम चावल और गेहूँ लें, तो चावल और गेहूँ का सबको पता है कि चावल पूरा समय जब तक उसको निकालते नहीं तब तक पूरा पानी में ही खड़ा रहता है। अब देखना ये थोड़ा समझने की बात है कि अगर मैं एक ये मिलेट्स, पाँचों मिलेट्स की बात है, ये पाँचों मिलेट्स को ज़्यादा पानी नहीं लगता, कम से कम पानी में ये पकता है और ये कोई भी प्रदेश में जहाँ भी कम बरसात हो, उस प्रदेश में भी अच्छी तरह से ये आ सकते हैं क्योंकि मैं बताया कि 3 पानी में ये आ जाता है, 3 पानी में पूरा धान तैयार हो जाता है। अभी देखो अगर मैं कोई भी मिलेट पका रहा हूँ, ये 5 मिलेट में सिरिधान्य पका रहा हूँ। अगर इसमें मुझे 1 किलो अगर मुझे अनाज चाहिए इसका, अगर कोई भी मिलेट का,
अब कोडो मिलेट लो, मिलेट लो, कोई भी लो। अगर जब मैं 1 किलो अनाज, 1 किलो कोडो मिलेट अगर मैं पकाऊंगा, तो उसके पीछे मेरा केवल 300 लीटर पानी खर्चा होगा। केवल 300 लीटर में मेरा 1 किलो अनाज बन सकता है, इतना कम पानी लगता है इसमें, 300 लीटर पानी केवल। और वही 1 किलो अगर मैं चावल पकाऊंगा, चावल जो हम जो आजकल खाते हैं, बासमती बोलो या इंद्रायणी बोलो, जो भी चावल जो खाते हैं, तो वो चावल अगर मैं 1 किलो पकाऊंगा, उसके पीछे मुझे चाहिए 9,000 लीटर पानी। अभी 1 किलो चावल जो हम खाते हैं आजकल, उसके लिए 9,000 लीटर पानी, और ये जो मिलेट्स है उसको केवल 300 लीटर पानी। तो इसमें देखो पानी की बचत भी कितनी सारी होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ये जैसे पकता है, उस तरह से शरीर में उसके फाइबर्स बनते हैं, और वो फाइबर्स हमारे शरीर के लिए जो उपयुक्त है, आते हैं, मैं अभी थोड़ा बताऊंगा उसके बाद। जैसे चावल हमने जो आजकल का है पूरा पानी में आता है, तो शरीर में जाके भी वो पूरा पानी का अंश खींचता है। इसलिए प्राय हमें पता है कि जो भरती और ओट होती है, जैसे एकादशी के दिन हम चावल नहीं खाते, उसका साइंटिफिक रीजन ये भी है क्योंकि शरीर में फिर वाटर इम्बैलेंस होता है, मिनरल इम्बैलेंस होता है। इसलिए हमें एकादशी के दिन में हम जो आजकल के चावल खाते हैं वो नहीं खाए जाते हैं, क्योंकि वो पानी में बना वो सिर्फ पूरा पानी में बनता है, तो वो हमारे शरीर में पानी का इम्बैलेंस कर देता है। इसलिए शास्त्र में भी लिखा है कि हमें एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो मिलेट्स होते हैं, ये सभी तरह से हमारे इकोनॉमिकल होते हैं। अभी आजकल का अगर हम बाजार में देखा जाए, तो इसकी कीमत भले ही आपको 80 रुपया, 90, 95 रुपया, किसी कहीं जगह 100 रुपया, और मैक्सिमम एक ब्राउन टॉप मिलेट थोड़ा महंगा 120 रुपया मिलता है। पर ये जो अनाज है, ये अपना जो चावल है, ये 3 गुना फूलता है, पर ये 7 से 8 गुना फूलता है। तो आपको अगर एक छोटी कटोरी भिगोगे, तो उसमें अगर उसे 8 गुना भी पानी डालोगे, तो उतना उसका आपको ये फूल के आपका उसका चावल बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो मिलेट्स है, ये सभी तरह से इकोनॉमिकल हमें हो सकते हैं। तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब, यहाँ पे बस आया हुआ है जी। कि ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो चावल और गेहूं तो बहुत आसानी से मिल जाता है, पर ये सिरिधान्य मिलेट ठीक जैसे आपने बोला कि उगने में पानी कम लेता है, समय से उग जाता है, और जितने एफर्ट्स राइस को उगाने में लगते हैं उतने शायद सिरिधान्य को उगने में नहीं लगते। तो यहाँ पे जो लोग इस टाइम मतलब जो जानना चाहते हैं वो ये है कि कैसे कैसे सोर्स करें हम सिरिधान्य मिलेट को, कहाँ से ले सकते हैं हम इनको। देखो ये पहले जहाँ तक आप अगर मैं बताया ना कि 100 150 साल पहले अगर आप देखते हैं ना, तो ये सिरिधान्य हमारे नॉर्थ इंडिया सभी जगह ऐसे पकता था। कोडो, अभी भी अगर पुराने लोगों को आप बोलो ना, तो कोडो मिलेट और ये लिटिल मिलेट, इसको हम अगर कोदरी और सावा बोले और कांगनी बोले, तो बहुत जगह यहाँ उत्तर प्रदेश और सब जगह हुआ करता था। तो आपकी बात सही है कि अभी कहाँ मिलता है। देखो अभी आजकल जो साउथ में, जैसे मैं बता ना कि जो फादर ऑफ मिलेट्स जिसको बोलते हैं, तो ये जो है साउथ में इन्होंने प्रचलन किया है। अभी भारत अपने जो दक्षिण भारत में अभी इसका काफी उसका लोग बोने लग गए हैं, और इसमें काफी जगह पर इसकी खेती होने लग गई है। कर्नाटका है, और आंध्र प्रदेश है, और तमिलनाडु का थोड़ा सा भाग है। मैं तो कहूँ महाराष्ट्र में भी कई जगह पकता है। छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है इसका, छत्तीसगढ़ में आज के में भी बहुत बहुत लोग अभी भी सावा कोदरी और ये पकाते हैं। इसमें कांगनी मकरा भी है। तो इस ये विस्तार जो है अभी बहुत सारा अभी लोग लगाने लग गए हैं। फिर भी अगर उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत में भी अभी कुछ, पंजाब में भी कोई लोग ऐसे हैं कि जो वहाँ कोदरी और सावा पकाने लग गए हैं। तो अगर आपको अगर आसानी से पाना है, तो आजकल मॉल में इसके उपलब्धता है, और मॉलों में लगभग लोग इसको पा सकते हैं। पर मैं कहूँ पांचों के पांचों सिरिधान्य तो नहीं मिल पाएंगे, एक जगह नहीं मिल पाएंगे। पर आपने देखो कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये जो ऑनलाइन जो अगर आप मंगवा सकते हो, तो इसमें भी ये पांचों के पांचों सिरिधान्य हैं, अवेलेबल है। और अगर आप ऑनलाइन भी देखते हो, अगर आप सर्च करते हो गूगल में भी कहाँ पर इसके मिलेट्स कहाँ मिल सकते हैं, तो आजकल जो फार्मर्स है जो फार्मिंग कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने नंबर्स, अपने फॉर्म्स का उन्होंने अपलोड किया हुआ है काफ़ी अपने गूगल पर आप अगर सर्च करो, तो आप वो डायरेक्ट फॉर्म में भी डायरेक्ट फ़ोन करके वो फार्मर्स को अगर आप फ़ोन करके भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। और ऐसी व्यवस्था है, मैं भी पेशेंट्स को जो लिखता हूँ, तो पेशेंट्स खुद उस नंबर पर फ़ोन करके वो मंगवाते हैं। कोई लोग अमेज़न पर भी मंगवाते हैं। पाँचों के पाँचों मिलेट्स अमेज़न पर अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आपको अवेलेबिलिटी हो सकती है।
जैसे आपको अगर चाहे तो आप ले सकते हो, पर अभी मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ रहा है, लोग खाना लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी कई जगह इसकी अवेलेबिलिटी होगी नजदीकी भविष्य में। मैंने सुना था कि 2023 ये वर्ष मिलेट ईयर से मनाने वाले थे, ऐसा मैंने सरकार की तरफ से ऐसा सुना था। अभी ये कितनी वास्तविकता है इसके समय बताएगा। पर ये मिलेट्स जो है अभी मॉल में है और ऑनलाइन भी उपलब्ध है, और आप गूगल करते हो तो उस फार्मर्स के जो इसका उगाते हैं उनका भी नंबर है, आप उनसे कांटेक्ट करके मंगवा सकते हो। जी, हाँ जी। थैंक यू। तो हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि जैसे डॉक्टर अतुल ने बताया कि ये जो विलेट्स हैं ये इजीली एक्सेसिबल है। तो हम ये बिल्कुल ना सोचे कि अरे हमने इनका नाम सुना नहीं तो पता नहीं कहाँ मिलेंगे। तो ये इजीली ऑनलाइन एक्सेसिबल है, मॉल्स में, सुपरमार्केट में भी एक्सेसिबल है। एक क्वेश्चन और जी। डॉक्टर साहब जो है कि जैसे कि आपने बताया कि ठीक है, जो जब चावल पकता है तो वाटर ज्यादा कंज्यूम करता है, ज्यादा मात्रा लेता है वो पानी की पकने में। तो यही है कि शास्त्रों में जो साइंटिफिक रीजन है कि हाँ एकादशी को चावल नहीं खाने चाहिए। तो क्या ये जो आपने पॉजिटिव मिलेट्स बताए हैं 5 और जो न्यूट्रल मिलेट्स हैं, क्या ये उपवास पे खा सकते हैं? देखो, पहले ज़माने में सामा जो है, सामा का चावल उपवास में खाते थे, और अभी भी कई लोग खाते हैं सामा का चावल उपवास में। पर जो आजकल का जो मार्केट में जो सामा मिलता है, उसमें हमने कई अडल्ट्रेशन थोड़े पाए हैं। उसमें कोई चावल के छोटे-छोटे कण जो अगर कोई कहाँ डालने से अच्छा इसमें मिलावट करके बेच रहे हैं, तो ऐसा देखा गया है। तो ये जो एकदम सफ़ेद कलर का जो अगर कोई सामा मिलता हो, तो ये मिलावट वाला हो सकता है। पर जो ओरिजिनल सामा होता है, जिसको पॉलिश नहीं किया होता है, वो थोड़ा मटमैला होता है, वो एकदम साफ नहीं दिखाई देगा आपको। तो कोई-कोई लोग उपवास में सामा का प्रयोग करते हैं। पर ये एक तरह का, समझ लो एक तरह का ये चावल ही है, मतलब एक तरह का राइस है। तो पता नहीं, अभी देख लेना जिसकी-जिसकी भावना पर हम तो मैं तो अगर कोई मुझे पूछते हैं कि भई हमने ये चावल खाना चाहिए क्या? तो हम बोलते हैं एकादशी के दिन छोड़ ही दो ना, एकादशी के दिन क्यों खाते हो? और बाकी दिन में आप उसका उपयोग कर लो। तो इस तरह से हम तो उनको खाने की हम सूचना नहीं देते हैं, हम खाने के लिए उनको मना कर देते हैं जितना हो सके। और अभी थोड़ा-सा हम एक-एक मिलेट्स के बारे में समझे कि एक-एक मिलेट्स में क्या होता है, कैसे हमारे शरीर में काम करता है और कैसा हमें बीमारी कम करता है, और कौन-सा मिलेट हमारे कौन से अंग पर काम करता है, उस बारे में चर्चा किया जाए या कुछ और पूछना चाहते हो? नहीं, अभी के लिए आप हमें विस्तार से बता दीजिए। ये हमारे शरीर में, मतलब एक ट्रीटमेंट के तौर पर हमारे तरफ में एक उपचार के तौर पे किस तरह से काम करता है, ये बहुत जानना ज़रूरी है, और ये इसी के लिए इनका महत्व है। इसी के लिए इनका महत्व है। चावल और अपना गेहूँ है, या और भी जो न्यूट्रल मिलेट्स हैं, वो तो हमें शक्ति दे सकता है शरीर चलाने के लिए, पर वो उपचार के तौर पे नहीं हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी 5 प्रकार पे समझ लें, 5 प्रकार के जो पॉज़िटिव मिलेट्स हैं, ये जो 5 मिलेट्स जो आपने बोला है, कोडो मिलेट्स, लिटिल मिलेट्स, बर्नर्ड मिलेट्स, ब्राउन मिलेट्स और लिटिल मिलेट। अ और जो न्यूट्रल मिलेट्स है, जिसका मतलब हमें शरीर में उपचार के रूप में उपयोग नहीं हो सकता, पर हमें आहार के रूप में हो सकता है, वो है बाजरा, और वो है जैसे जौ, और वो है जैसे ज्वार, और है रागी, वो है मकाई। ये जो है न्यूट्रल मिलेट्स है। ये हमारे आहार के तौर पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके इसके अंदर भी फाइबर्स है। हो सकता है कि थोड़े बहुत रूप में ये काम भी करेंगे हमारे, पर जो पॉज़िटिव मिलेट जितना काम करते हैं उतना मात्रा में ये नहीं कर पाते, क्योंकि इतने फाइबर्स इसमें उस मात्रा में नहीं जितने इन पॉज़िटिव मिलेट्स में है। चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि लिटिल मिलेट क्या होता है। लिटिल मिलेट को हम उसको बोलते हैं कुटकी, लिटिल मिलेट कुटकी। अगर इसका मैं अगर फाइबर्स बताऊँ आपको, तो इसके अंदर फाइबर्स होते हैं 9.8%। 9.8% इसमें फाइबर्स है, और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स है लगभग 65.5%। 65.5% कार्बोहाइड्रेट्स और 9.8% इसमें फाइबर्स है। अगर दोनों का रेशो मिला जाए तो 6.68 इसका रेशो है दोनों का। तो ये जो लिटिल मिलेट्स है, इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये इतनी सुंदर तरीके से सभी सभी मिलेट्स में, मतलब सेंटर से सरकमफेरेंस तक उसके बीच से अंदर के एकदम सेंटर से लेके पूरे बाहर तक, सेंटर से सरकमफेरेंस तक एक फाइबर्स कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह से वो पूरे बराबर एक तरह से एक सर्कल के
कभी थोड़ा फाइबर, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा फाइबर, इस तरह से वो अनाज है। सभी सभी मिलेट्स में सेंटर टू सर्कम्फ्रेंस तक हमें फाइबर्स और कार्बोहाइड्रेट्स का चक्र मिलता है। तो अभी लिटिल मिलेट में जैसे बताया मैंने 9.8% फाइबर्स और 65.5% हमारा कार्बोहाइड्रेट्स, और दोनों का रेशो निकाला जाए अगर हमने, तो वो है 6.68 हमारा उसका रेशो मिलता है कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स का। तो ये कहाँ काम करता है? जो लिटिल मिलेट्स होते हैं ये लगभग हमारे जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसे मेल फीमेल की दोनों, जैसे यूटरस है, महिलाओं में देखा जाए तो गर्भाशय है, अंडकोश है, पुरुषों में भी अंडकोश है, और महिलाओं का जो भी तकलीफें होती है जैसे मासिक तकलीफें हैं, पीसीओडी है, तो ज्यादातर ग्रंथियों पर जो जनन अपनी जो संस्था है, अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर जो भी अवयव है उसके ऊपर काम करता है लिटिल मिलेट, जिसको कुटकी कहते हैं। तो तमाम फिर ग्रंथि के भी जैसे थोड़ी थायराइड भी काम करता है, जैसे और बाद में अगर उसका थोड़ा भी फाइबर्स और जगह भी काम करता है, जैसे हमारी पेट की तकलीफें होती है, गैस, एसिडिटी, तो ये लिटिल मिलेट का कार्य क्षेत्र है। तो इसके जो फाइबर्स है, अभी मतलब क्या, जो लिटिल मिलेट हम खाते हैं वो पेट में जाएगा, उसके फाइबर्स और कार्बोहाइड्रेट सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद जो फाइबर्स है वो दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं सोल्यूबल और एक होते हैं नॉन सोल्यूबल। सोल्यूबल मतलब जो ब्लड में जा सकते हैं, और नॉन सोल्यूबल मतलब ब्लड में नहीं जाते, वो बड़े आंत में से मल को बराबर से स्मूथ बनाने में काम करते हैं, तो वो बड़े आंत में जाके हमें विसर्जित करना होता है। जो फाइबर्स सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल मतलब जो ब्लड में जाते हैं, वो फाइबर्स फिर ब्लड में से जाके बराबर जहाँ पर उनकी एफिनिटी है, जहाँ पर उनका आकर्षण है, वहां पर जाके उस अवयव पर काम करता है। जैसे लिटिल मिलेट मैंने अभी बताया आपको कि ये ज्यादातर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उसमें काम करते हैं, तो वहां पर भी जो कमी हो, जहां पर भी हमें कुछ तकलीफ हो, तो वहां पर वो फाइबर जाके काम करता है। फाइबर्स मतलब क्या, जो भी फाइबर जाएंगे ये क्या होता है, देखो ये भी साइंटिफिक देखा जाए तो ये जो हमारे वहां कर जो बैक्टीरियल जो संख्या होती है, जो हमारे ग्रंथियों को काम करने के लिए प्रवृत्त करती है, उनकी संख्या थोड़ी गड़बड़ा जाती है, तो ये फाइबर जाके उनको निहित करते हैं। वो फाइबर्स को वो बैक्टीरिया अपना आहार बनाते हैं और उतनी संख्या बढ़ती है, और फिर हमें वहाँ की तकलीफें, जो केमिकल रिएक्शन में जो गड़बड़ी होती है, हार्मोनल सिक्रेशन में जो गड़बड़ी होती है, वो धीरे धीरे सेट होने लग जाता है। तो ये जो फाइबर्स है, ये फाइबर्स हमारे जिसको लिग्नेन बोलते हैं, फाइबर्स को लिग्नेन, तो वो लिग्नेंस जो होते हैं वो हमारे अलग अलग ऑर्गन से जाते हैं। ये हो गया लिटिल मिलेट के बारे में। दूसरा होता है बर्नार्ड मिलेट, जिसको सामा कहते हैं। ये लगभग सभी लोग जानते हैं सामा। जैसे मैंने अभी बताया कि जो सामा का चावल जो लोग कई लोग उपवास में इसका उपयोग करते हैं, इसमें फाइबर्स लगभग 10% फाइबर्स है और 65.65% कार्बोहाइड्रेट्स है। दोनों का अगर रेशो देखा जाए तो वो 6.55 रेशो है इसका, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स का। ये 10 के अंदर होना चाहिए। देखो ये जो रेशो होता है ना कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स का, ये लगभग 10 के अंदर होते हैं तो वो पॉजिटिव मिलेट्स में जाता है। तो ज्यादातर पॉजिटिव मिलेट्स के रेशो 10 के अंदर ही है, पांचों के पांचों के, इसलिए इसको एक चमत्कारिक अनाज कहा जाता है। तो ये बर्नार्ड मिलेट का मैंने आपको बताया कि ये अगर टेस्ट करें थोड़ा मीठे होते हैं, थोड़े से कसीले होते हैं। लिटिल मिलेट भी थोड़े मीठे होते हैं। तो ये बर्नार्ड मिलेट की जो फाइबर्स है वो हमारे शरीर में जाके ये भी थोड़े से थायराइड या पैनक्रियाज जो है, हमारे जो डायबिटीज होते हैं जिनको, तो इसके फाइबर जाके वहाँ काम करेंगे। इवन ये भी थोड़े पेट के लिए भी काम करते हैं, जिसको कब्जियत वगैरह हो तो ये भी काम उसमें करते हैं। कुछ ग्लैंड्स पे भी काम करते हैं। ये लिवर की तकलीफे में भी काम करते हैं बर्नार्ड मिलेट, और किडनी में भी तकलीफ काम करते हैं ये बर्नार्ड मिलेट। और सबसे बड़ी बात इसमें है जो खनिज पदार्थ होते हैं, देखो खनिज पदार्थ सब में है, पर ये बर्नार्ड मिलेट जो है, सावा है, इसमें आयरन, इसमें लौह तत्व ज्यादा है। तो जिसको एनीमिया, जिसको जिसको खून की कमी हो, तो ये सावा है, सावा अगर खाने से उसके अंदर का जो खनिज तत्व है, वो आयरन, जो हमारे शरीर में जाके इसका हमें ब्लड बढ़ाने के लिए, एनीमिया के लिए काम करता है। तो ये होता है बर्नार्ड मिलेट। तो मैं जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अलग अलग रोग लेके आते हैं, तो हमारे पास ऐसा प्रोटोकॉल है इसका, एक पूरा एक बुक है, पुस्तक है इसकी, जो अलग अलग रोगों के हिसाब से हम इसका प्रोटोकॉल देते हैं। भाई आपको सांवा इतना दिन खाना है, आपको कुटकी इतना दिन खाना है, आपको कांगनी इतना दिन खाना है, अलग अलग मिलेट्स आपको कितना दिन खाना है उनको बोलते हैं। और इसमें पेशेंट को अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो हमने अभी तक समझा कि लिटिल मिलेट क्या है, हमने समझा बर्नार्ड मिलेट क्या है जिसको सांवा बोलते हैं। बाद में हम देखते हैं फोक्सटाइल मिलेट। फोक्सटाइल मिलेट, ये तीसरा मिलेट हम देख रहे हैं। फोक्सटाइल मिलेट को बोलते हैं कांगनी, कांगनी। ये भी अगर अगर टेस्ट किया जाए तो ये थोड़ा सा मीठा और जरा सा थोड़ा कड़वा इसकी टेस्ट है।
तो इसमें अगर फाइबर्स देखा जाए तो इसमें फाइबर्स 8% है और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें 60.6% है। अगर रेशो देखा जाए तो इसमें रेशो है 7.57 फिर से 10 के अंदर ही इसका रेशो है। तो ये भी एक पॉजिटिव मिलेट है, ये भी बहुत अच्छी तरह से इसके फाइबर सेरे में काम करते हैं। इसके फाइबर्स इतने काम करते हैं जैसे हमारे ज़्यादातर जॉइंट्स जो वात के दोष होते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, जो वात के दोष होते हैं जिसमें हमारे सांधों में दर्द होता है, तो ऐसे में ये मिलेट बहुत काम करता है। और भी जगह काम करता है, जैसे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो हार्ट के लिए वो काफ़ी कारगर माना जाएगा। फिर इसमें क्या सारे मिनरल जारे में सभी जैसे सांवा में बताया वैसे इसमें भी आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, फास्फोरस है। इसमें भी काफ़ी मात्रा में ये मिलते हैं और ये भी एनीमिया में भी काम आ सकता है और पेट की बीमारी जैसे कॉन्स्टिपेशन में भी ये काम आ सकता है और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जैसे थोड़ा महिलाओं का तकलीफ़ें हैं, महिलाओं की तकलीफ में भी ये फोस्टाइल मिलेट काम कर सकता है, जिसको कांगनी बोलते हैं। पहले हमने सीखा लिटिल मिलेट जिसको कुटकी, दूसरा हमने सुना बर्नर्ड मिलेट जिसको बोलते हैं सांवा, तीसरा हमने देखा फोस्टाइल मिलेट जिसको बोलते हैं कांगनी। अब चौथा हम देखते हैं कोडो मिलेट जिसको हम बोलते हैं कोदरी या कोदो। कई लोग कोदो बोलते हैं, कोई कोदरी बोलते हैं। इसमें फाइबर्स की मात्रा है लगभग 9% और कार्बोहाइड्रेट्स है 6.6%। अगर दोनों का रेशो निकालो तो 7.28% उसका लगभग रेशो होता है दोनों का। ये फिर 10 के अंदर है। तो ये भी बहुत अच्छा एक मिलेट है जो कि थोड़ा मीठा, कड़वा और तीखा इस तरह से इसकी टेस्ट होती है। कोडो मिलेट की थोड़ी डार्क होता है कलर। ये एनीमिया हमारे शरीर में खून की कमी हो तो खून की कमी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। डायबिटीज़, कॉन्स्टिपेशन, पेट की तकलीफ़ें, अस्थमा, हमारे बोन्स जो उसके ऊपर थायराइड, पैनक्रियाज़ इसमें सारे मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स हमारे शरीर में मिलते हैं और ये थोड़ा बुखार में भी अच्छा काम करता है कोडो मिलेट्स। बुखार अगर किसी को बुखार टाइफाइड का भी हो, वायरल भी हो तो इसमें भी काम करता है। जो महिलाओं के प्रॉब्लम, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम इसमें भी एक कोडो मिलेट काम करता है। तो ये मिलेट काफ़ी इसका वाइड काम है। बहुत जगह काम करता है ये, इसलिए ये इसके फाइबर्स काफ़ी उपयुक्त है हमारे शरीर के लिए कोडो मिलेट्स है, जिसको कोदरी या तो कोदो बोलते हैं। और आखिरी जो मिलेट्स हम ज़रा देखेंगे उसका नाम है ब्राउन टॉप मिलेट, जिसको बोलते हैं मकरा या मुराद। ऐसा थोड़ा हरा कलर का होता है और ये भी थोड़ा-सा कसेला और मीठा होता है टेस्ट में। इसमें फाइबर सबसे ज़्यादा है, ये पाँचों मिलेट्स में से सबसे ज़्यादा मिलेट्स है ब्राउन टॉप मिलेट में ये 12.5 हमारे शरीर में इसके सॉरी इसमें फाइबर्स है और कार्बोहाइड्रेट इसमें 69.37 है। तो इसका अगर रेशियो निकाला तो 5.54 है। एकदम कम इसका रेशो आता है, तो ये एकदम स्ट्रॉन्ग मतलब इसमें ज़्यादा से एकदम फाइबर्स एकदम स्ट्रॉन्ग है। तो इसके फाइबर्स हमारे जॉइंट्स में बहुत काम करते हैं। जैसे वात के दोष होते हैं, इसमें बहुत अच्छी तरह से काम करता है ब्राउन टॉप मिलेट और फिर ब्लड प्रेशर, थायराइड और ये ज़्यादातर फिशर्स, अल्सर्स, पाइल्स इसमें इसके फाइबर्स काफ़ी उपयुक्त पाए गए हैं। तो ये मिलेट्स के फाइबर्स और कार्बोहाइड्रेट्स के रेशो के ऊपर होता है। अगर यही रेशो अगर हमने चावल और गेहूँ का देखा, तो उसका रेशो आता है 64.65% का गेहूँ का और 68.64% होता है अपने चावल का। ये बहुत ज़्यादा इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होने से इसमें फाइबर्स की मात्रा एकदम कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए हमारे शरीर में हमें ग्लूकोज़ तो देके हमें एनर्जी तो देता है, पर ये एज़ अ उपचार में हम जैसे बताएँ मिलेट इस तरह से वो गेहूँ चावल ना करते हुए बल्कि ग्लूकोज़ डिस्टर्बेंस हमारे शरीर में ज़्यादातर हो सकता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स तुरंत हमारे शरीर में जाके उसके बदल के कार्बोहाइड्रेट्स बदल के तुरंत ग्लूकोज़ में रूपांतरण होता है। इसलिए गेहूँ और चावल आपको मैं थोड़ा अगर सिंपल भाषा में अगर कहूँ, सिंपल भाषा में अगर इस तरह से कहूँ, तो पॉज़िटिव मिलेट्स और गेहूँ चावल में क्या फ़र्क है? तो ये फ़र्क है कि हमारे शरीर में जो एनर्जी चाहिए, फाइबर्स और कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो एक-एक करके धीरे-धीरे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिले और धीरे-धीरे उसका ग्लूकोज़ में रूपांतरण हो और धीरे-धीरे हमें एनर्जी मिले, इस तरह से होना चाहिए। और गेहूँ और चावल क्या करता है, एकदम से ग्लूकोज़ में रूपांतरण करता है। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो हम जैसे लकड़ी कैसे जलती है, लकड़ी कैसे जलेगी, धीरे-धीरे अग्नि पकड़ेगी और धीरे-धीरे अग्नि पकड़ते-पकड़ते फिर हमें ऊष्मा देगी, फिर हमें हीट देगी। और गैस हो या पेट्रोल हो, वो कैसा कैसा ऊष्मा देगा और कैसा?
वो एकदम से भड़का कर देगा। तो एकदम से भड़का करने का काम होता है गेहूँ और चावल का हमारे शरीर में ग्लूकोज़ के रूप में, और लकड़ी की तरह से जल के धीरे-धीरे हमें एनर्जी देने का काम करता है ये मिलेट्स। तो हमारे शरीर में इस तरह से एनर्जी मिलनी चाहिए, थोड़ा-थोड़ा फाइबर्स, थोड़े-थोड़े कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये मिलेट्स का और गेहूँ और चावल का अगर फ़र्क देखें, तो हमें इस तरह से समझ सकते हैं। फिर भी शरीर थोड़ा टॉलरेट करता है, जो श्रमजीवी है, जो श्रम करते हैं, शारीरिक श्रम, उनमें हो सकता है वो ग्लूकोज़ जो एकदम से अगर आ भी जाए, गेहूँ और चावल के, वो पचा भी ले। और हमारे जैसे, अगर मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे तो सेडेंटरी काम है, मेरा तो एक जगह बैठने पेशेंट देखना है। मुझे तो शारीरिक श्रम करना नहीं है। पर हमारे शरीर में फिर शारीरिक श्रम ना होने से वो ग्लूकोज़ हमारे जैसे, मतलब जो बैठ के काम करते हैं या जो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, उनमें वो अगर इम्बैलेंस जल्दी देखा जाता है, और वो उनको लाइफ़स्टाइल बीमारी, फिर डायबिटीज़, फिर जॉइंट्स पेन, और वो फिर तरह-तरह की हमें लाइफ़स्टाइल बीमारी होती। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि जो ज़्यादातर सेडेंटरी लाइफ़ है, ज़्यादातर जिनका बैठा काम है, जो ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं है, वो ज़रूर मिलेट्स खाएँ। पर देखा गया है, तो मैं कई जगह गया और देखा गया, तो कई लोगों का कहना, अरे पहले ज़माने में खाते थे मिलेट्स, अभी वो तो गरीब लोग खाते हैं, पोदरी तो गरीबों का खाना हो गया। ऐसा नहीं है, हम भी वो खाएँ और हम भी स्वस्थ रह सकते हैं ये मिलेट्स खा के। जी, जैसे कि आपने बताया कि कुछ जो मिलेट्स हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो रिप्रोडक्शन से जी। रिलेटेड एक कह सकते हैं हमारे पास प्रश्न आया है, वो ये है कि प्रेगनेंसी में ले सकते हैं क्या ये मिलेट्स? हाँ, हाँ, प्रेगनेंसी ले स देखो, ये तो करो ना कि एज़ आहार भी है, और हमें उसका उपचार भी है। अगर प्रेगनेंसी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी मिलेट्स अगर आप 2-2 दिन जैसे खाने के तौर पे खा सकते हो, तो उसके फाइबर्स आपको सारे शरीर में काम आ जाएँगे। हर 1 मिनट 2 दिन, दूसरा मिनट 2 दिन, तीसरा मिनट 2 दिन, ऐसा आप 2-2 दिन खाओ, 5वें मिनट 10 दिन की साइकिल फिर से रिपीट करो, तो आपको अच्छी तरह से काम करेगा, आप खा सकते हो, आहार की तरह से बिल्कुल खा सकते हो। तो ये नॉर्मली हाँ जैसे जी। मेरे जैसे लोग हैं या फिर और भी जैसे नॉर्मल लोगों का लाइफस्टाइल है, तो उनको किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए अपना दैनिक आहार? जैसे अभी हम लोग खाते हैं गेहूँ चावल, तो हम कैसे स्विच करें? कैसे इसको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें? कितना उसका फ्रीक्वेंसी हो, कितना क्वांटिटी हो कंजम्पशन का? बिल्कुल, देखो कैसा है ना, मैंने कई जगह देखा कि पेशेंट्स एकदम से उसको अपनाने में बड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनकी आदत ज़्यादातर हमारी परंपरागत सभी उत्तर से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, सबके घर में लगभग अभी रोटी और चावल तो बनता ही है, क्योंकि वो एक परंपरागत भोजन हो चुका है। तो कैसा है ना, एकदम से स्विच ऑन करना, ये तुरंत यहाँ से करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनको। तो इसमें क्या है ना, थोड़े-थोड़े देखो, आप अगर आपको अगर थोड़ा टेस्ट के लिए भी अगर बताऊँ, तो यूट्यूब अगर आप खोलोगे तो उसमें भी अगर मिलेट रेसिपी देखोगे, मिलेट रेसिपीज़, उसमें ढेर सारे रेसिपीज़ है। तो वो रेसिपीज़ देख के भी आप कुछ उसका टेस्ट बना के, मतलब उसका आप खा सकते हो। बल्कि अनाज की कोई टेस्ट नहीं है, अगर मैं आपको गेहूँ खिलाऊँ कच्चा, तो गेहूँ की कोई टेस्ट नहीं है। अगर मैं आपको चावल खिलाऊँ कच्चा, तो उसकी कोई टेस्ट नहीं है। हालाँकि टेस्ट तो सारी मसालों की होती है। हमें उसमें मसाले सारे मिलाने हैं। सब कुछ मिलाना है, जैसे हम बाकी इस चावल में मिलाते हो, पुलाव बनाने के लिए बनाते हो, या आप जो भी बनाते हो, चावल का खिचड़ी बनाओ या जो भी बनाओ। तो आप जिस तरह से बनाने में जो भी मसाले डालते हो, यही वही का वही मसाले आपको इसमें भी डालने हैं, और टेस्ट मसालों का होता है, अनाज का कोई टेस्ट होता भी नहीं है। तो एक ध्यान रखना जी। कि ये जो अनाज है, ये जो मिलेट्स है, इससे ध्यान, इसमें जो मैंने बताया अभी कि इसमें फाइबर्स और कार्बोहाइड्रेट्स का जो कॉम्बिनेशन है, सेंटर टू सरकमफेरेंस, उसको हमें ब्रेक करना होता है शरीर में। तो इसको ब्रेक वैस ईज़िली हो, इसके लिए क्या करना होता है, पहले इनको 6 घंटा, कोई भी मिलेट्स को, सभी मिलेट्स को पहले 6 घंटा भिगोना पड़ता है। या तो फिर आप रात को भिगो दो, सवेरे पकाओ, सवेरे भिगो दो, शाम को पकाओ। कुल मिला के 6 घंटा तो आपको वो भिगना ही चाहिए। वो भिगने के बाद बहुत सरलता से पकते हैं, और हमारा शरीर भी उसको बहुत सरलता से पचाता भी है। तो सभी मिलेट्स बनाने से पहले आपको पहले 6 घंटा उसको भिगो, और उसको फिर जो भी बनाना चाहो, आप उसका उपमा बनाओ, आप उसका खिचड़ी बनाओ, आप उसका चावल बनाओ, और उसका पुलाव बनाओ, जो भी बना सकते हो। आप यूट्यूब में अगर आप मिलेट रेसिपी देखो, तो उसमें आपको ढेर सारी रेसिपी मिलेगी। उसमें अगर आप फर्मेंटेड पोरेज की बनाओ, फर्मेंटेड पोरेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी कि फर्मेंटेड पोरेज क्या होता है, जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। मैंने कई पेशेंट्स को कैंसर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने एकदम 4th स्टेज कैंसर ठीक कर दिया, ऐसा नहीं है। कुल मिला के पेशेंट्स को जितना भी जीवन शेष है, वो शांति से बीत रहा है, हमने देखा है।
और हाँ, फर्स्ट स्टेज, सेकंड और थर्ड ए तक हम रिवर्स भी किए हैं, उसमें कैंसर रिवर्स भी हो जाते हैं। अगर फर्स्ट स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हुआ तो वो बिल्कुल मिलेट्स का, और ये हमने जो फर्मेंटेड पोरेज है उसको खमीर बोलते हैं, ये मिलेट्स का खमीर खिला के हमने उनको काफ़ी लोगों को राहत दी है। तो होता है उसमें, केवल कैंसर ही नहीं, किडनी फेलियर्स है, हार्ट में ब्लॉकेज, तो कितने पेशेंट हैं जिनका डॉक्टर ने बाईपास भी कहा था, कई लोगों का बाईपास, कई लोगों का एंजियोप्लास्टी करने के लिए कहा था, उनको इस तरह से भोजन करके उनको हमने ऑपरेशन से बचाया है। कई लोग बचे हैं जिन्होंने जिन्होंने इसका उपयोग किया है। जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि गेहूं और राइस, जब हम चावल और गेहूं का इस्तेमाल करते हैं, हम उसे खाते हैं डेली रूटीन में, तो उनका जो रेशो है, जो आप कह रहे थे कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशो, फाइबर्स का रेशो अंडर 10 होना चाहिए। गेहूं और चावल का सरपास कर चुका है, वो 60-70 तक है। पर इन मिलेट्स का ऑन द कॉन्ट्ररी अंडर 10 ही है। तो ये तो हमें समझ में जी। आ गया कि गेहूं और जो चावल है वो रश करते हैं ग्लूकोज बॉडी में, जो इम्बैलेंस करता है। और यहीं पे मिलेट्स जो है वो ग्रेजुअली ग्रेजुअली उनका मतलब धीरे 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 हमारे शरीर में ये मिलेट्स जाके टूटते हैं और शरीर को पोषण पहुंचाते हैं। पर एक सवाल जो जी। ये हमारे पास आया है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं किडनी की तकलीफ है या हार्ट की तकलीफ है, कैंसर की तकलीफ में ये मिलेट्स कैसे पोषण देते हैं? बहुत बढ़िया। देखो, ये प्रश्न बड़े उत्तम है, क्योंकि अ, ये जानलेवा बीमारी में कैसा काम करता है, ये सारी जानलेवा माने जाती हैं। कैंसर से तो सभी लोग नाम से डर जाते हैं। देखो, जी। मैंने बताया ना अभी, जैसे हमने बताया कि हम खमीर जो है, ये हम खमीर के रूप में खिलाते हैं। अगेन मैं फिर से थोड़ा-सा साइंस में जाऊँगा। कोई भी जो बड़ी बीमारी होती है, कैंसर होती है, किडनी फेलियर होती है, जो हमारा ऑर्गन जब काम करता है, जो हमारे जो केमिकल रिएक्शंस जो हमारे बॉडी में जो सुचारू रूप से होने चाहिए होते हैं, वो होते नहीं हैं, और हमारा ऑर्गन फिर वहाँ पर डिस्टर्ब, मतलब उसके सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, और धीरे-धीरे वो सेल्स काम करना बंद कर देते हैं और ऑर्गन खराब होता है। वैसे ही कोई जो सेल्स होते हैं, हमारे बॉडी में ऐसे कोई सेल्स होते हैं, जो कैंसरस सेल्स होते हैं, उनका वो कैसे डेवलप होते हैं, क्योंकि वो उनको ये पता नहीं होता कि हमें कितना डेवलप करना है, हमें कितना मल्टीप्लाई करना है। हमारे शरीर में हर सेल्स हम्म। का एक निहित नंबर होता है, ब्रेन को उसको कंट्रोल करना होता है। वो क्या होता है कि जैसे मेरे, अगर समझ लो मेरे किडनी के सेल है या लिवर के सेल है, हर एक अवयव के सेल्स अलग-अलग होते हैं, पेशियाँ अलग-अलग होती हैं। अगर मैं कोई भी अवयव लूँ, कोई भी समझ लो एक्स, वाई, जेड, अगर मैं लिवर ही लूँ, लिवर के सेल्स में अगर ढंग से पोषण नहीं मिला, ढंग से पोषण नहीं मिला तो क्या करते हैं, वो पोषण के लिए स्वाभाविक है, उनको मरना नहीं है, तो कहीं से एकदम पोषण मिलने लग जाता है उनको, और उनका जो कंट्रोल होता है, इतना पोषण मिलता है कि उनको वो मल्टी, अगर स्वाभाविक है, हर सेल कहीं न कहीं मरते हैं और दूसरे सेल बनते हैं, फिर वहाँ से दूसरे, ऐसा मल्टीप्लिकेशन होता है। वो सेल्स को अपना कितना संख्या में रहना है, निहित संख्या में, ये कंट्रोल ब्रेन का छूट जाता है। और वो मल्टीप्लाई होता रहता है, होती रहती है, और फिर वहाँ पे गाँठ बन जाती है। और वो गाँठ बनने के बाद वो इतनी मल्टीप्लाई होती रहती है कि वो नॉर्मल सेल्स जो हमारे, जो नॉर्मल फंक्शन कर रही है, उसको फिर डिस्टर्ब ऑन करना शुरू हो जाती है। और फिर वो जहाँ पर भी अगर खून में अगर वो आ जाए, वो खून जहाँ-जहाँ पहुँचता है, फिर वहाँ-वहाँ वो सेल्स जाती है, उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। फिर एक कैंसर एक जगह से दूसरी जगह कैंसर फैलता है। तो ये जो ब्रेन का कंट्रोल जो होता है सेल्स के ऊपर, जो कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए, वो हट जाता है। कैंसर जिसमें शरीर में, देखो कैंसर सेल सबके शरीर में है। कैंसर मेरे शरीर में भी है, सभी के शरीर में है, बच्चे से लेके, पैदाइशी बच्चे से लेके बूढ़े तक, सभी के शरीर में कैंसर सेल्स है, पर सभी को कैंसर नहीं है, क्योंकि ब्रेन उसको कंट्रोल कर लेता है। तेरे ब्रेन वो तुरंत उस कैंसर सेल्स को मार के हमारे उसकी एनर्जी लेके हमारे शरीर में यूटिलाइज कर लेता है। पर जिसका वो कंट्रोल छूट जाता है, वो कंट्रोल छूटने से कैंसर सेल अनाप-शनाप बढ़ते हैं, और वो फिर हमारे शरीर में नुकसान करते हैं, और उसमें लोग, किसी की जान भी जाती है। तो ये जो फाइबर्स होते हैं, जो हमारे, में पहले बताया था कि इसकी जो शरीर में जो हमारे केमिकल्स रिएक्शंस जो मेंटेन करने के जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरियाज की संख्या बढ़ाता है, फर्मेंटेड पोरेज, ये फाइबर्स। अभी एग्जांपल के तौर पे, जैसे कोडो मिलेट्स है, ब्राउन टॉप मिलेट है, लिटिल मिलेट है, बर्नार्ड मिलेट है, फोक्सटेल मिलेट है, ये सबके जो फाइबर्स है, ये फाइबर्स अलग-अलग बैक्टीरियाज को खींचते हैं, प्रकृति से। अभी इसके खमीर कैसे बनाते हैं? खमीर मतलब क्या? इसका हमें फर्मेंट करना है, इसको फर्मेंटेड हमें इसका फूड खाना है, कैसे? आजकल में लोगों को, अगर जिसको फर्मेंटेड फूड खाना है, तो उसके लिए हम मिट्टी का बर्तन लाने के लिए बोलते हैं। मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, जिसको ऊपर से ढक्कन भी होता है, बहुत अच्छा होता है मिट्टी का बर्तन, लाल कलर का हो, काला कलर का, जो भी हो, वो लाल कलर का अच्छा होता है। तो काला भी अच्छा होता है अगर आपको केवल चावल पकाना है तो। जो भी मिले,
तो आपको मिट्टी का बर्तन लेना है। ये देखो, ये अलग अलग बीमारी में अलग अलग मिलेट्स अलग अलग दिन कितने खाने हैं, ये तो हमें मिलेंगे, आप डॉक्टर्स को मिलेंगे तो पता चलेगा। पर आपको केवल जनरल कहता हूँ, अगर आपको जब भी जनरल हेल्थ मेंटेन करनी है, सभी सभी मिलेट्स दो दो दिन खाने हैं, सभी दो दो दिन आप उसका फर्मेंटेड पोरेज खा सकते हो दो दो दिन। ये कैसे पकाना है आपको, कि मिट्टी का बर्तन ले लो, मिट्टी के बर्तन में एक कटोरी कोई भी मिलेट की वो लेके उसमें 10 कटोरी पानी डाल दो। 10 कटोरी पानी डाल के उसको रात भर रखो, और फिर उसको सवेरे धीमी आंच में, गैस के धीमी आंच में आधा घंटे तक पकाओ। 25 मिनट आधा घंटे तक पकाओ, आधा घंटे में पक जाएगा वो। नीचे उतार दो उस मिट्टी के बर्तन को, ठंडा होने दो, और उसके मुख पर, उस बर्तन के मुख पर अपना धोती का कपड़ा, सूती कपड़ा हो या धोती कपड़ा हो, वो बांध कर ढक्कन रख के एक कोने में रख दो। अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं तो 6 घंटा बहुत हो गया, और जब सर्दी के दिन आएंगे वो तब 8 से 10 घंटा आप रख सकते हो। सर्दी में ज्यादा देर रखना, गर्मी में कम, क्योंकि गर्मी में जल्दी जल्दी फर्मेंटेशन हो जाता है। तो 5-6 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद उसको खोल के आप, फिर आप उसमें जो भी डाल के खा सकते हो, थोड़ा मसाला डाल सकते हो, जो भी आपको डालना है खा सकते हो। अगर ताजी छाछ मिला के खा सकते हो, पर उसको गर्म नहीं करना। गर्म करोगे तो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज आए हैं वो बैक्टीरियाज मर जाएंगे। इसलिए वो जो फर्मेंटेड पोरेज बना है हमारा, वो फर्मेंटेड पोरेज फिर आप दाल के साथ खाओ, सब्जी के साथ खाओ। दाल सब्जी पर उतनी गर्म मत रखना जितने उसके अंदर के बैक्टीरियाज मर जाएंगे। 30-40 डिग्री, 40 डिग्री तक आप, अगर वो उतनी गर्म है, थोड़ा गुनगुना है तो चल जाएगा, पर उससे ज्यादा ना रहे, ना तो बैक्टीरियाज मर जाएंगे। तो वो फर्मेंटेड पोरेज जो है मिलेट्स का, वो आप किसी के भी साथ खा सकते हो। और एक एक कटोरी भी अगर अगर हम प्रतिदिन खाएं तो हमारे शरीर में सभी केमिकल रिएक्शंस बहुत अच्छी तरह से मेंटेन होगी। हमारा शरीर बहुत अच्छी तरह से मेंटेन हो सकता है। तभी हमारे बैक्टीरियल फ्लोरा मेंटेन हो जाएगा। अलग अलग मिलेट्स अलग अलग बैक्टीरिया को हमारे शरीर में बढ़ाएंगे और हमें एकदम निरोगी रखते हैं। ये हमने कई पेशेंट्स को किया है। और अलग अलग कैंसर में फिर अलग अलग मिलेट्स हम अलग अलग दिन देते हैं। वो तो पेशेंट जैसे डॉक्टर के पास है, हमारे पास आएंगे तो हम उनको बताते जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत आपने डिटेल में बताया कि किस तरह से फर्मेंटेड पॉरेज, जिसको अगर मैं हिंदी में कहूँ कि खमीर किया हुआ दलिया, अगर मैं सही हैं। कह जी रही हूँ जी। तो किस तरह से हाँ, ये खमीर। बनता है मिलेट्स का। और बहुत ही मतलब घरेलू नुस्खा बताया डॉक्टर साहब ने कि एक मिट्टी के बर्तन से ही साधारण हम लेके ये पॉरेज बना सकते हैं। तो ये मिलेट्स आपने बताया है, इसके लिए मतलब हम समझ रहे हैं कि ये सभी आयु वर्ग के लिए है, एज ग्रुप के लिए है। इसका कोई बार नहीं है कि मतलब अगर मैं, क्योंकि एक प्रश्न हमारे पास आया है कि मैं 75 साल का हूं तो क्या ये मेरे शरीर में कैसा रिस्पॉन्स देंगे, क्या पेट की गर्मी तो नहीं होगी, इस प्रकार का एक क्वेश्चन हमारे पास आया है। ना ना, जिनको भी ऐसा, अगर जो सोच रहे ऐसा, इस तरह से नहीं है, ये कोई गर्म नहीं करते हैं। और इसको मैं बोला ना कि 6 घंटा आप पहले भिगो के बनाओ, इसके फाइबर्स और कार्बोहाइड्रेट्स एकदम अच्छी तरह से अलग होते हैं और शरीर में बहुत सुपाच्य हो जाते हैं। तो आपको ये कहीं गर्म नहीं करेंगे। आप 75 साल के, बल्कि तो आपने यही खाना चाहिए फिर तो। या तो फिर न्यूट्रल मिलेट्स का भी उपयोग कर सकते हो, अगर आपको करना है तो मिलेट्स के साथ साथ न्यूट्रल मिलेट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। जी, तो हमें ये समझ में आया है, और मैं दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं कि ये मिलेट्स पॉजिटिव मिलेट्स है। इनको चमत्कारिक अनाज इसलिए बोला जाता है कि ये हमारे आहार, हमारे शरीर का पोषण तो करते हैं, साथ साथ हमारी घातक बीमारियों से भी रक्षा करते हैं। जैसे हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि ये किडनी की रक्षा करते हैं, लीवर की रक्षा करते हैं, ट्यूमर, कैंसर जैसी बीमारियों से भी हमारी रक्षा करते हैं। तो एज लिमिट इस पे नहीं है, आप छोटे बच्चे को भी खिला सकते हैं, आप युवा भी हैं और अगर वृद्ध भी हैं तो भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। जी, और बिल्कुल। कोई सावधानी डॉक्टर साहब हमें बरतनी है ये मिलेट्स बनाते समय? कुछ विशेष सावधानी बरतनी है? हाँ, बस इतना ही देखना कि इसकी ओरिजिनलिटी जरा ध्यान देखना है कि आप वो कैसे कैसे इसमें रखते हो, क्योंकि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इसमें थोड़े से वो हो जाते हैं, जैसे हम धनेरे हैं या कुछ कीड़ा जैसा हो सकता है। तो आप एक एक महीने में आप थोड़ा सा सूर्य प्रकाश अगर दिखा के फिर से रखो तो ये फिर फ्रेश हो सकते हैं। तो आप इसका जरूर ध्यान रखना, क्योंकि एकदम बंद डब्बे में, क्योंकि जो स्वेदज कीड़े होते हैं जो स्वेदन स्वेदन से बनते हैं, तो वो उसमें पनप सकते हैं। तो आप एक महीने के अंदर अंदर फिर से सूर्य प्रकाश दिखा के उसमें फिर से आप रिफ्रेश कर सकते हो उनको, आप फिर से बंद करके डब्बे में रख सकते हो ताकि वो खराब ना हो। तो इसका ध्यान दें, क्योंकि ये जल्दी खराब होने के चांस है फाइबर्स ज़्यादा होने से। जी, और जैसे कि आपने बताया कि इनका जो फाइबर और कार्बोहाइड्रेट का रेशो बहुत अच्छा होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर किसी को कब्ज़ की तकलीफ है या पेट के रोग हैं,
तो आप ये खाएं, क्योंकि कब्ज की तकलीफ ज्यादातर बोला जाता है, सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर अतुल ने पहले भी हमें अपने सेशंस में बताया है कि फाइबर ले, जिसको कब्ज की तकलीफ है या पेट के रोगों की तकलीफ है वो फाइबर जी ले। तो जाहिर सी बात है अगर वो इस प्रकार के पॉजिटिव चमत्कारिक अनाज खाएगा, पॉजिटिव मिलेट खाएगा, तो उसकी कब्ज और पेट की और अन्य बीमारी भी ठीक हो जाएंगी, और ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा, तो डायबिटीज होने की संभावना भी बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल। देखो वही तो है ना, साइंटिफिक यही तो बात कर रहा हूँ ना कि हमने डायबिटीज के अपने सेशन में अपने हमने बताया था, क्योंकि इम्बैलेंस, ग्लूकोज का इम्बैलेंस सबसे शरीर में बीमारी पैदा करता है। दूसरा फिर माइक्रोबियल इम्बैलेंस है, और हार्मोनल इम्बैलेंस तो है ही है। पर ये ग्लूकोज इम्बैलेंस जब होता है, क्योंकि बताया ना कि गेहूं और चावल में बिल्कुल भी फाइबर बहुत ही निग्लिजिबल, 0.8% और 0.1%, कोई कोई एकदम नहीं के बराबर है। समझ लो जितने कार्बोहाइड्रेट जैसे कि तैसे हमारे शरीर में जाते हैं, और विद इन 15, मतलब मैं रोटी अगर खाया, एक रोटी अगर मैं खाता हूँ, तो वो शरीर में जाने के 15 से 20 मिनट के बाद तुरंत वो ग्लूकोज में रूपांतरण हो रहा है ना उसका, बॉडी में। चावल भी तुरंत शरीर हम्म। में जाके तुरंत उसका कार्बोहाइड्रेट से कंप्लीट वो जाके, भले टेस्ट के लिए मीठे नहीं है, और शरीर में अंदर जाके बहुत मीठे हो जाते हैं। तो इसी कारण मैं कह रहा हूँ, जो अगर श्रमिक है, श्रमिक खाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पचा लेंगे, क्योंकि उसको श्रम करना है शारीरिक। पर जो ज्यादातर सेडेंटरी लाइफ कर, ज्यादातर जिनको बैठा हुआ काम है ज्यादा, और तो श्रम नहीं है, तो वो अलग अलग अनाज का जरूर सेवन करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ही छोड़ दो, भले ही ना छोड़ो, कभी इच्छा हुई तो खाओ भी, पर इसका भी सेवन करें ताकि शरीर में एकदम से ग्लूकोज डिस्टर्ब ना हो। तो जरूर इन मिलेट्स का भी और न्यूट्रल मिलेट्स का भी भले आप सेवन करो, और पॉजिटिव मिलेट्स का प्रतिदिन एक फर्मेंटेड पोरेज, और थोड़ा सा चावल के रूप में या जो भी है बनाओ, या पुलाव के रूप में बनाओ, जो भी है, और फर्मेंटेड पोरेज प्लस छोटा सा और कुछ दूसरी चीज आप जरूर खाना। उसके साथ साथ आपको फिर दूसरा भी अगर खाना चाहो तो खा सकते हो, पर मिलेट्स जरूर रेगुलर हमारे भोजन में होना चाहिए। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। और जैसे कि हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि ये रोगी निरोगी हर किसी के लिए है, तो ऐसा ना सोचे कि नहीं मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ तो मुझे मिलेट खाने की जरूरत नहीं है। अपने बॉडी में हर तरह का बैलेंस बना के रखने के लिए, चाहे वो केमिकल बैलेंस हो, चाहे ग्लूकोज का बैलेंस हो, चाहे बैक्टीरियल फ्लोरल जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं बॉडी के उसका बैलेंस हो, उसे बनाए रखने के लिए, ताकि हम आगे जाके इन सब रोगों का शिकार ना हो, हमें मिलेट का सेवन करना चाहिए। अ, धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, बहुत बहुत। आपने विस्तार से हमें मिलेट्स के बारे में जानकारी दी। जी एज अ जी, एज अ होस्ट मैंने धन्यवाद। भी आज काफी इंफॉर्मेशन गेन की मिलेट्स के बारे में, और मैं आशा जी करती हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे दर्शक भी मिलेट्स को अपनी डाइट में लाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की शुरुआत करें। हेल्दी लाइफस्टाइल जी, के लिए बिल्कुल शुरुआत करते हैं हम जल्द से जल्द इन मिलेट्स के लिए अपने बिल्कुल बिल्कुल। जीवन में लाएं। और देखो जी, एक एक कहावत है, जैसे कि जैसे जो आवश्यकता होती है, फिर उस तरह से फिर प्रोडक्शन भी होता है। अगर हमने अपनी आवश्यकता दर्शाई तो लोग बोएंगे भी और खाएंगे भी। कई लोग बोलते हैं भाई अभी आजकल कौन पता है, कई लोग आते हैं, पुराने लोग आते हैं, बोलते हैं हाँ हमारे यहाँ पहले पकता था अभी नहीं पकता। पर क्यों नहीं पकता, पकाना शुरू करो। प्रकृति तो वही है, जमीन भी वही है, सब कुछ वही है, केवल आपको बीज बोने हैं, और बीज कहाँ मिलते हैं उसका भी उपलब्धता है। तो अगर हम जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा। और हम आज खाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी पता चलेगा कि ऐसा भी अनाज था, और ऐसा भी अनाज खाना चाहिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ी इस पूरे इतने सुंदर मिलेट्स को भूलती जा रही है। तो आए, हमें तो कहूँ सभी लोग जी, खाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसको समझे और निरोगी रहे, और आने वाली पीढ़ी में बिल्कुल कोई रोग ना हो। शायद आने वाली पीढ़ी ये समझ, ऐसे कहना चाहिए कि भाई डायबिटीज नाम की कोई बीमारी हुआ करती थी, या मेरे दादा को कभी डायबिटीज हुआ करता था, या किसी को हाइपरटेंशन हुआ करता था, या कैंसर नाम की भी कोई बीमारी हुआ करती थी। क्यों ना हम ऐसा हमारा भारत देश तैयार करें। और हो सकता है अगर हम इस तरह से थोड़ा सा अगर हमारे खान पान में बदलाव करें, हो सकता है। और ये सबके लिए उपयोगी है। ऐसा जैसे कि मैंने कहा, ये रोगी निरोगी सबके लिए है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने सुझाव भी कमेंट के माध्यम से, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतना ज्यादा उनको इन मिलेट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही चमत्कारिक अनाज के बारे में। अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे हम एक नई चर्चा के साथ, मंगलवार को रात 9 बजे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका नाम है मंगलमय डिजिटल यूट्यूब पर। और आज के लिए
मेरी और मंगलमय टीम की तरफ से आप सभी को नमस्कार।